गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के टेस्ट डिस्कशन में कल हमने 25 प्रश्न देख लिए थे। आज 26वें प्रश्न से हम स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप जानते हैं वर्ष 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी। डफरिन इस समय गवर्नर जनरल थे और ए.ओ. ह्यूम जो है उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसके आरंभिक 4 अध्यक्ष जो है काफ़ी फेमस है, जिसमें सबसे पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। दूसरे अध्यक्ष वो आपके दादा भाई नारोजी। तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, जो आपके प्रश्न में पूछा गया है कि तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथे अध्यक्ष जो थे वो चार्ज यूल थे। ठीक है, तो तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 27, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट अगर आपसे पूछा जाए तो सर एंड्रूज फ्रेजर। ठीक है, जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, सर एंड्रूज फ्रेजर बंगाल विभाजन के समय वर्ष 1905 के समय में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसके लिए आपको वर्ष पता होना चाहिए कि कौन सी घटना कब हुई। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर हम बात करें तो 1878 की घटना है। विश्वविद्यालय नियंत्रण अधिवेशन ये 1805 के आसपास, 1803 का है या 5 का है, क्योंकि 1905, क्योंकि करजन के समय में ये हुआ था। और बंगाल का विभाजन भी 1905-6 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो सबसे पुरानी घटना अगर हम देखें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 सबसे पुरानी घटना हमको मालूम पड़ती है। ठीक है, भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उत्पन्न करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में अगर आर्थिक राष्ट्रवाद की बात करें, आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब है कि उन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को भारत विरोधी पाया और उनको उजागर किया। जैसे धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नारोजी ने दिया, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा अपना इंडियन इकोनॉमी नामक बुक लिखी, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत से धन का निर्गमन हो रहा है, किस तरह भारतीय धन का दुरुपयोग हो रहा है और बदले में भारत को कुछ भी उससे प्राप्त नहीं हो पा रहा है, किस प्रकार भारत में अन ब्रिटिश रूल है। तो ये सब चीज़ें जो है दादा भाई नारोजी, रमेश चंद्र दत्त और आपके महादेव गोविंद रानड़े, इन तीनों के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर होगा। साइमन कमीशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो साइमन कमीशन के समय अगर हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करें तो ये आपके स्टैनली बेल्डविन नाम के व्यक्ति थे। ये साइमन कमीशन जब भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वो स्टैनली बेल्डविन थे। ठीक है, 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर काफ़ी फेमस, तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। लेकिन प्रश्न है कि कौन शामिल नहीं हुआ? तो सरोजनी नायडू जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, और अगर हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय अगर प्रधानमंत्री की बात करें कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो रेमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, इनके समय में सांप्रदायिक पंचायत भी हुआ था, जिसको हम 1932 में देख रहे होते हैं। ठीक है, कम्युनल अवार्ड जिसको बोला जाता है। गांधी जी ने किस अधिवेशन में गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता ये स्टेटमेंट दिया था? तो कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। आप गांधी नामक व्यक्ति को तो मार सकते हो, लेकिन गांधी ने जो विचार दिए हैं या गांधी के द्वारा जिस क्रांति को उत्पन्न किया है वो क्रांति हमेशा जारी रहेगी। ठीक है, कामामारू की घटना किस चरण से संबंधित है? तो कामागाटा मारू की जो घटना थी ये सबसे पहले तो हम ये देखें कि कब हुई थी, तो 1914 में हुई थी, जब कनाडा के तट पर, जब वैंकूवर के तट पर
भारतीय जहाज जब पहुंचा था तो उसको वापस लौटा दिया गया था, उसको कलकत्ता वापस लौटा दिया गया था। तो ये भारत के क्रांतिकारी चरण की एक घटना है। भारत में जब क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था उस समय कामागाटा मारू की घटना घटित हुई थी। ठीक है। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास के लेखक कौन है? तो आर्कटिक होम ऑफ द वेदास के लेखक जो है आपके बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है। तो तिलक जो आपके हैं ये ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, मतलब कि जो वैदिक पीरियड के जो लोग आए थे या जो वैदिक कालीन हमारे ऋषि मुनि आए थे वो लोग हमारे आर्कटिक से आए थे, उनका जो होम है वो आर्कटिक सागर था। ये तिलक ने ये राय दी थी। सांप्रदायिक पंचाट कब घोषित हुआ? जैसे हमने अभी पहले ही बात की थी कि रेमजे मैकडोनाल्ड के समय सांप्रदायिक पंचाट आया था। ये 16 अगस्त 1932 में आया था। ठीक है। समाचार पत्रों के पत्रेक्षण अधिनियम 1799 किसके समय में पारित हुआ? तो समाचार पत्रों का जो प्रक्षेपण अधिनियम था 1799, ये अगर हम काल देखें जैसे 1799 कहा गया है तो इस समय हमारी सहायक संधि की नीतियाँ चल रही थी। तो लॉर्ड वेलेजली जो है इस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है। किस एक्ट को गलाघोटू एक्ट भी कहा जाता है? गलाघोटू मतलब कि आवाज़ पर प्रतिबंध लगाना, तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसका सही उत्तर होगा। अब हम जो है 37th क्वेश्चन पर पहुंच गए थे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में। 37 नंबर का क्वेश्चन हमने देख लिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है भारतीय समाचार पत्रों को, भारतीय भाषा में जो समाचार पत्र थे इसको इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, तो 20 का सही उत्तर होगा। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। वुड डिस्पैच, अब आपको निम्नलिखित कथनों के बारे में बताना है कौन सा सही है कौन से गलत है। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। तो ये बात सही है, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और हंटर शिक्षा आयोग को प्रथम शिक्षा आयोग कहा जाता है, ये सबसे पहले आया था शिक्षा के क्षेत्र में। तो एक और दो जो दो हैं दोनों सही है आपके। किस एक्ट को सेटलमेंट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है? तो 1781 का जो एक्ट है 1781 का एक्ट, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था या भारत परिषद अधिनियम था, इसको आपके अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को इसके तहत दे दी गई थी। ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत, तो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कर दी गई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बनने वाले राज्य, तो आपको बताना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में कौन कौन से राज्य बने? तो इसका सही उत्तर होगा मैसूर और राजस्थान, क्योंकि गुजरात जो है महाराष्ट्र से अलग होकर 1960 में बना, न कि 56 में बना। तो आपको 56 के समय में 1 और 3 आपको दिख रहे हैं। अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले किस भू राजस्व पद्धति को लागू किया? तो सबसे पहले अगर हम कहें तो ये जो 3 पद्धतियाँ थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये बाद में लागू हुई, लेकिन बंगाल में इजारेदारी जो प्रथा थी ये पहले से लागू थी। तो अगर हम सबसे पहले इजारेदारी ऑप्शन में है तो हम इसको लगाएंगे, क्योंकि ये 72 में 1772 में इजारेदारी प्रथा शुरू हो गई थी, जो एक 10 वर्षीय अनुबंध था। 10 वर्ष में भूमि का आकलन करके जो भूस्वामी हुआ करते थे उन्हें अंग्रेजों को भू राजस्व दिया मतलब देना होता था। ठीक है। हड़प्पा काल का इसमें से कौन सा शहर 3 स्तरों में विभाजित था या 3 भागों में विभाजित था? तो धोलावीरा जो है ये 3 भागों में विभाजित था। ठीक है। उपनयन संस्कार किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि जनेऊ को धारण करना, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था, इसको उपनयन संस्कार कहा जाता है। वेदों के गद्य प्रसंस्करण को क्या कहते हैं? मतलब जो गद्य में लिखे गए वेद है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो उपनिषद जो है ये ज्ञान के सिद्धांत पर बल देते हैं। कुल 108 उपनिषद है जो ज्ञान पर बल देते हैं। ठीक है। वैदिक कालीन जो ऋचाएँ या जो वैदिक मंत्र थे उनकी ज्ञान पर आधारित व्याख्याएं जिसने की,
वो उपनिषद कहलाते हैं। ठीक है। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ठीक है। तो जो बिंबिसार के दरबार में भी थे और बुद्ध के चिकित्सक थे वो आपके जीवक थे। यहाँ जीवम तो है, मिसप्रिंट हो गया है। जीवक नाम के जो व्यक्ति थे ये बिंबिसार के चिकित्सक थे। ठीक है। तो ये थे आपके आज के 50 प्रश्न। अब 51 से लेकर 75 प्रश्नों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।